बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके करियर में थ्रू आउट देयर लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं। कभी वो बिजनेस में थे, कभी उन्होंने एक फुल टाइम जॉब लिया। तो ये फ्लक्चुएशंस कैसे दिखते हैं कुंडली से, और स्पेशली D10 से कैसे पता लगेगा? अगर कोई ग्रह कुंडली में वक्री है, जन्म कुंडली में वक्री है, स्वाभाविक सी बात है, और D10 के अंदर वो केंद्र में आ जाए, 1/4-7-10 में आ जाए, तो हम कहते हैं कि इस ग्रह की दशा में, इस ग्रह के प्रभाव में आते ही आपके करियर में फ्लक्चुएशन का स्कोप बढ़ जाएगा। उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है जिन्हें लगता है कि वो बिजनेस के लिए बने हैं, तो अगर उन्हें अपने D10 से अपनी बिजनेस की प्लेसमेंट्स को समझना है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड यहाँ पर बैठा है 3, 6, 10, 11 में, और बली बैठा है D10 चार्ट में, तो हम कहेंगे कि आपको बिजनेस के लिए जाना चाहिए। शुक्र जिसका अगर 10th हाउस में बैठा, उसकी वर्क स्टाइल कैसी होगी? तो वीनस 10th हाउस में अगर हो तो हम कहते हैं एक तो एलीट क्लास के साथ कनेक्शन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा आपके क्षेत्र में कला जुड़ जाती है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। इसका मतलब ये आप जिस भी फील्ड में हुए उस फील्ड में कला का इनपुट आप ज़रूर देंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। 10th हाउस, आपके लग्न का 10th हाउस, आपको लगता है कि आपका पूरा करियर बता देगा, आपकी पूरी लाइफ में, थ्रू आउट योर लाइफ आप कौन सा करियर चूज करेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ लग्न का 10th हाउस की स्टोरी बताता है? नहीं, थोड़ा और लेंस से देखते हैं आज के इस पॉडकास्ट में। देखिए, 10th हाउस, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो आपका कर्म बताएगा, आपके काम की वर्क स्टाइल बताएगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा करियर ही आपका लग्न का 10th हाउस बता दे। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं D10, जो डिविजनल चार्ट है सिर्फ करियर से रिलेटेड। आज हम उस पर बात करेंगे कि कैसे D10 से पता लगेगा कि आप बिजनेस के लिए बने हैं, या आप एक जॉब के लिए बने हैं, या फिर सर्विस का आपकी कुंडली में कोई रोल नहीं है। क्या पता आपके पास जनरेशनल वेल्थ हो और आपको किसी करियर में ना जाना पड़े। तो आज के पॉडकास्ट में हमने उसी पर डिटेल में चर्चा की है, और आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम सुनकर आप बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि हमारे हर ज्योतिष के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कहते हैं कि उन्हें ज़रूर बुलाइए। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी नितिन कश्यप सर का, जो कि एक ज्योतिष गुरु हैं और आपके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एस्ट्रोलॉजर्स हैं स्पीकिंग ट्री पर। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। नमस्कार, थैंक यू सो मच रंगोली जी फॉर हैविंग मी हियर। सर, आवर प्लेजर। और आज तो ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि हमारी वीडियो के हर कमेंट सेक्शन में कुछ नाम आते हैं, और उनमें से एक नाम आपका भी है कि बुलाइए सर को, बुलाइए। तो आज मेरे सामने ज्ञान का भंडार बैठा है, तो आई एम श्योर कि आज मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे मिलने वाले हैं। चलिए, जो मेरी अल्पमति है उसके अनुसार जितना दे पाऊंगा कोशिश करता हूँ। सर, तो जैसा कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन में कि आज हम कर्म को समझने वाले हैं, और हम D10 पर स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो ज्योतिष में इंटरेस्टेड है वो बिगिनर से थोड़ा ऊपर आ चुकी है। उन्हें पता है कि सिर्फ लग्न के 7th को देख के मैरिज नहीं देखी जाती है, सिर्फ 10th को देख के तुम करियर नहीं देख सकते हो। तो वही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहले तो लग्न का D10 क्या क्या दर्शाता है, और फिर हम मूव करेंगे कि D10 जो दशमांश है वो हमें कब देखना चाहिए। ओके। देखो रंगोली, मैं पहले तो ये कहूँगा, एक मिथ बस्ट करते हैं। D10 इम्पॉर्टेंट है विदाउट अ डाउट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर एक बात सोचिएगा कि जो मंदिर में बैठे पंडित जी हैं, जो सालों से कुंडली कई विवेचना कर रहे हैं, उनके पास D10 और ये जो D24, D7 की सुविधा इतनी नहीं थी। उसके बावजूद उनका फलित, अगर मैं 10 में से अंक दूं तो 7, 7.5 तो रहा ही होगा, तभी ये साइंस या ये सब्जेक्ट बचा रहा जी। क्योंकि अगर आप फेल होते हैं, बार बार गलत बोलते हैं, तो लोगों का विश्वास उठ जाता है ज्योतिष पर से कि यार ये तो सही होता ही नहीं है, तो फिर वो जीवित नहीं रहती। अब तक हमें ध्यान देना चाहिए D10 पे, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। लेकिन आजकल क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पर और डिफरेंट मीडिया पर आप देखते हैं कि बारीक काम करने के चक्कर में हम क्या कहूँ, उसको बहुत ज़्यादा उसकी हाइप क्रिएट कर देते हैं जी। ठीक है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के बीच में D10 कई बार ओवररेटेड भी है कई जगह पर, कि बहुत ज़्यादा उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, बर्थ चार्ट के साथ उसे देखा जाता है। ठीक है। तो दूसरा, D10 की ज़रूरत क्या है। देखिए, आज से 50 या 60 साल पहले अगर हम किसी को पत्रिका दिखाएं और बोलें जी मंगल 10वें घर में है क्या होगा,
तो शास्त्र में लिख दिया गया सेनापति होगा, ये इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। तो लोग बोलते थे सेना में जाएगा, खेलकूद में जाएगा, पुलिस में जाएगा, और वो बातें सही हो जाती थी, मोस्टली सही हो जाती थी। अब क्या है कि ये फील्ड करियर इतना डाइवर्सिफाई हो गया है कि आज अब किसी को ये बोलो कि आप सपोज स्पोर्ट्स में जाएंगे, तो अगला सवाल ये आता है किस स्पोर्ट में जाएंगे, क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल खेलूंगा, टेबल टेनिस, चेस, आपको उस बारीकी तक बताना पड़ता है जी। राइट। अब उस बारीकी के लिए D10 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। हम कहें तो उसके बगैर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सर हम हर चीज़ को ना अब एकदम लेंस से देखने लग गए हैं। हाँ, तो वही डिविजनल चार्ट्स की जब हम बात करें वर्ग चार्ट की, तो वो लेंस ही हमें दिखाते हैं मैग्नीफाई करके। एब्सोल्युटली। हम कहते हैं, शास्त्र ये कहता है कि सूक्ष्म विश्लेषण के लिए वर्ग कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। जी। अच्छा, और इसके साथ साथ रंगोली वो ये भी कहते हैं कि हर डिविजनल चार्ट को वेटेज दी गई है, कुछ स्कोर दिया गया है कि इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, अगर इसको छोड़ दिया तो सोचो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो लगन कुंडली और नवांश ये दोनों तो आप सोचिए कि पीक है, इसके बगैर तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। जी। उसके बाद जो बाकी डिविजनल चार्ट है, आउट ऑफ 20 किसी को 3, किसी को 1.5, किसी को 2, ऐसे करके स्कोर मिला है। तो आई एग्री विद यू कि आज के समय में माइक्रो एनालिसिस करने के लिए वी नीड टू डिपेंड ऑन D10 चार्ट। ओके। तो सर आपने आई थिंक ये मिथ तोड़ा है कि D10 सिर्फ करियर नहीं, D10 हमारा कर्म बताता है, राइट? जो लग्न का जो 10वां भाव है उसको हम सिर्फ करियर तक लिमिट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा कर्म बताएगा इस पूरे जीवन में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस बात को मैं एंडोर्स करने के लिए शास्त्र की लाइन कहूँगा। दशम भाव में जब शुभ ग्रह होते हैं तो ये कहा गया कि व्यक्ति इस योग को सुकर्म योग कहते हैं, अम्ला योग भी कहते हैं। कहते हैं भाई दशम भाव में अगर शुभ ग्रह हैं तो जातक अच्छे कर्म करेगा, उसका जो बिहेवियर है सोसाइटी के प्रति वो बहुत अच्छा होगा, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर करियर की बात नहीं हुई है कि दशम भाव में ग्रह बैठेगा तो ये फल देंगे। वहीं क्रूर ग्रह अगर दशम में होता है तो आप देखेंगे कि मोस्टली क्रूर ग्रह 10th हाउस में बड़े पॉजिटिव बताए गए हैं फॉर करियर, राइट। सूर्य को कहते हैं दिग्बली हो जाता है, मंगल को कहते हैं यहाँ पर बैठेगा तो ये करियर अच्छा कर देगा। फिर आप कहें राहु को देखें तो क्या कहते हैं कि वो राहु 10 में दुनिया बस में, ऐसे मतलब कुछ लाइन बोली जाती है। यस। तो इसका मतलब ये है कि आप क्रूर ग्रह पर भी खुश हो रहे हैं, आप शुभ ग्रह पर भी खुश हो रहे हैं। तो लेकिन दोनों में अंतर है। शुभ ग्रह जहाँ कहता है आपका नेचर अच्छा होगा, पायस स्वभाव के होंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ कितनी होगी वो वहाँ से नहीं पता चलेगा। ओके। एक बात और अपना रंगोली जी कि दशम भाव में बैठा ग्रह ये बताता है आपका वर्क स्टाइल क्या होगा। ओके। जैसे आप इस प्रोफेशन में हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, अगर सपोज आपके दशम भाव में जुपिटर हुआ, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो आप इस तरह के एनवायरनमेंट में भी काउंसलिंग, कंसल्टिंग, सामने वाले से समझना, समझाना, उसको ज्ञान देना, ये आपके बिहेवियर में आएगा। चाहे आप इस सीट पर बैठे, चाहे आप कहीं और हो, तो मतलब आप बॉर्न टीचर होंगे, या यूँ कहेंगे कि समझाने में इसको आसानी रहती है कंपेयर टू अदर। जी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दशम भाव में जहाँ चंद्रमा आ जाए, तो शास्त्र कहता है पब्लिक रिलेशन, इंटरेक्शन, क्योंकि उसमें क्या है, देखिए इस चीज़ को समझिएगा, चंद्रमा रोज़ाना अपना आकार बदलता है ना। कई लोग बोलते हैं दशम भाव में चंद्रमा है तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी होगा, क्योंकि बार बार बदले जा रहे हैं, मूवमेंट फास्ट मूव करेगा। एक बात और समझिएगा रंगोली जी कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी समझ में आता है, चंद्रमा देता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति पब्लिक डीलिंग में है, आपके सामने मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग आते हैं जाते हैं, हर एक के साथ आपका एक्सपीरियंस अलग होता होगा, बिल्कुल, राइट। कभी आदर मिलता है, कभी हो सकता है इतना आदर ना भी मिले, बड़े प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहे। तो चंद्रमा दशम भाव में पब्लिक डीलिंग को दिखाता है। तो मैं रिपीट करूंगा, दशम भाव में बैठा ग्रह आपका करियर नहीं बताता, आपका वर्क स्टाइल बताता है कि किस तरह का काम आप करना पसंद करेंगे, किस तरह से लोगों से आप इंटरेक्ट करेंगे। सर हमने जुपिटर और मून की बात करी, ऐसे ही अगर सूर्य बैठा हो 10वें भाव में तो क्या होगा? अथॉरिटेटिव होगा, अपनी बात रखने में, अपनी बात कहने में, कि जो मैं कह रहा हूँ माई वे और हाईवे जिसे कहा जाता है, उस तरह का एटीट्यूड रहेगा। तो अगर दशम भाव में सूर्य हो तो पहले के समय में बोला जाता था आप राजा हैं। अब राजा कौन होता है? जिसके आगे दूसरे की ना चले, राइट। तो हम कहते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चाहते हैं कि आपको पूरा फ्रीडम मिले, कि आप डिसीजन ले सकें। तो अगर 10th हाउस में सन है तो ये दिखाता है कि आप कमांडिंग पोजीशन पर होंगे। तो ये चीज़ है। ओके। इसी से अगर मंगल बैठ जाए 10वें में, हाँ, वो क्या कहा जाता है, ज़ील, काम करने की जो उत्साह होता है वो बहुत ज़्यादा होगा। चलो कुछ करते हैं, कुछ प्रूव करते हैं। तो अगर दशम भाव में मंगल है तो आप रिस्क टेकर होते हैं, नए काम में, नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने में आपको आसानी रहती है।
आप उसको नियमित रूप से शायद ना कर पाए। मंगल दशम में एक प्रॉब्लम देता है कि आप काम तो चालू कर देते हैं जल्दी में, चलो चलो करते हैं, उसके बाद आपसे कहा जाए रोज वही करना है तो लगता है नहीं भाई मैं ये रोजाना के लिए नहीं बनाऊं। तो जब मंगल होता है तो काम की शुरुआत अच्छे से होती है और ज़ील डेवलप होती है करियर को लेकर। जी, इसी से एक और सॉफ्ट प्लैनेट की बात कर लेते हैं, शुक्र, जिसका अगर 10th हाउस में बैठा हो, उसकी वर्क स्टाइल कैसी होगी? उसकी वर्क स्टाइल ऐसी होगी कि उसके हर काम में शुक्र का या लक्ष्मी का प्रभाव नजर आएगा। ठीक है, आप जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ फैकल्टी होते थे जो जिनका पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आता था, कुछ का अटायर बड़ा अच्छा होता था, दिखते भी अच्छे थे और उनका बोलने का तरीका, उनका बॉडी पोस्चर वो इतना अच्छा होता था कि देख के लगता था कि स्वयं लक्ष्मी माँ आके या कोई इस डिवाइन फॉर्म में सामने बैठा है। तो वीनस 10th हाउस में अगर हो तो हम कहते हैं एक तो एलीट क्लास के साथ कनेक्शन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा आपके क्षेत्र में कला जुड़ जाती है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। इसका मतलब ये आप जिस भी फील्ड में हुए उस फील्ड में कला का इनपुट आप ज़रूर देंगे। आप वहाँ पर, जैसे अगर मैं ऑफिस में जॉब भी कर रहा हूँ तो मेरा वर्क प्लेस या मेरा जो कैबिन है, चैम्बर है, वो अगर अप टू डेट नहीं रहेगा ना तो मैं वहाँ काम नहीं कर सकता। मुझे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड, जैसा शुक्र होता है। राइट, ये उसको इंडिकेट करता है। ओके, मर्करी अगर हुआ तो कम्युनिकेशन और ये प्रूव करना कि क्या सही है क्या गलत। मतलब जहाँ पर हम कहें, अगर मैं आम भाषा में बोलूँ, मिडल मैन वाला रोल जो होता है कि ओके आपको ऐसा लगता है, दूसरे को ऐसा लगता है, तो बीच में कुछ हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी मेकिंग आती है। बुध अगर दशम भाव में है, साथ ही साथ में ऐसा काम जहाँ पर आपने कुछ अपनी तरफ से जेब से लगाया नहीं, लेकिन सजेशन देने कर बोलकर आपने कमा लिया। तो बोलकर कमाने वाले योग बुध जब दशम भाव में तो बढ़ जाते हैं। ओके, इसी से दो और क्रूर ग्रहों की बात करते हैं। शनि अगर 10वें में आ जाए, रूटीन वर्क के लिए अच्छा है। अगर दशम भाव में शनि हो तो हम कहते हैं ये रूटीन वर्क, आप इसको काम बता दीजिए, ये रेगुलरिटी के साथ वो करता रहेगा, डेली करता रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें कि उनको डिसीजन मेकिंग के लिए बोलें कि भैया तुम अपने काम पर अपनी चलाओ, तो ये लोग आप कभी देखेंगे जिनके दशम भाव में शनि है, मान लीजिए आपके सामने आप जिस चेयर पे बैठे हैं इसको मूव करना हो, तो बुलाया किसी बंदे को कि भाई इसको हिलाओ या मतलब हटाओ, तो जिसका शनि दशम में होगा वो स्वयं जब तक उसमें हाथ नहीं लगाएगा उसको लगेगा नहीं काम हुआ है। मतलब छोटे से छोटे काम में भी उसका खुद का इनपुट होना ज़रूरी है, क्योंकि शनि स्वयं कर्म का कारक है। तो काम दूसरों को देकर फ्री नहीं बैठ सकता, उसको हर समय ये लगेगा कि इस काम में मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ, नज़र रहेगी, इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो शनि का ये प्रभाव रहेगा। इसी से सर लास्ट के जो छाया ग्रह हैं, राहु केतु, अगर राहु और केतु बैठे हों इंडिविजुअली 10th हाउस में तो क्या इफेक्ट होगा? राहु है तो जितना है उससे ज़्यादा की हाइप आप क्रिएट कर पाएंगे। आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी गुडविल उससे ज़्यादा होगी जितना एक्चुअली आप में कैपेबिलिटी है। एक और अगर केतु दशम भाव में है तो आप ग्राउंडेड रहेंगे। इट इज़ गुड फॉर स्पिरिचुअलिटी, फॉर स्पिरिचुअल गुरु, क्योंकि उनमें वहाँ पर आपको ग्राउंडेड रहना है। मैं छोड़कर आपको काम करना है, तो वहाँ पर तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल रूटीन लाइफ की बात करूँ, वहाँ पर केतु का यहाँ 10th हाउस में होना फ्लक्चुएशन को भी इंडिकेट करता है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें फ्लक्चुएशन आएंगी। जी, तो जैसा सर ने बताया कि देखिए 10th हाउस जो होता है ना लग्न का, वो सिर्फ आपके करियर को नहीं बताता, वो आपके कर्म को बताता है। और जो अभी हमने सारे प्लैनेट्स को 10th हाउस में डिस्कस किया, उसका भी इंटेंशन यही था कि आपकी वर्क स्टाइल को वो डिस्क्राइब करे। और मान लीजिए अगर इन प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट आपके 10th हाउस में नहीं बैठा है, तो ये देखिए कि कौन सी राशि बैठी है और कौन सा प्लैनेट उसका रूलर है, और फिर अप्लाई कीजिए। तो चलिए अब हम इस 10th हाउस को थोड़ा और मैग्नीफाई करते हैं और D10 के नज़रिए से देखते हैं। सर अब हम ये जानेंगे कि कब हमें D10 देखना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे एक रूटीन जॉब चाहिए, और अगर या फिर मुझे बिजनेस चाहिए, खुद का कुछ क्रिएट करना है, कैसे D10 के माध्यम से किसी को भी पता लगेगा कि बिजनेस उसके लिए अच्छा है या एक नॉर्मल रूटीन जॉब उसके लिए अच्छी है? ओके, इसकी शुरुआत तो देखिए रंगोली जी जन्म कुंडली से ही करनी पड़ेगी जी। अगर हम ये सवाल आपके सामने रखें या किसी एक इंडिविजुअल के सामने रखें, जॉब या ओन बिजनेस, तो जो व्यक्ति रिस्क टेकर होगा, जो ग्रोथ चाहता होगा, जिसको लगेगा कि मैं इम्प्रूव करके इसको बढ़ा सकता हूँ, वो बिजनेस के लिए जाएगा। जो सिक्योरिटी ढूंढेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढेगा कि यार चल ठीक है, अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलता रहे, वो इस तरफ आएगा, जॉब की तरफ आएगा। तो बर्थ चार्ट में पहले हम प्लैनेटरी पोजीशन से ये जज करते हैं कि इस इंडिविजुअल के नेचुरल ट्रेट क्या है।
एक एग्जाम्पल के लिए यदि लग्नेश उपचय भाव में हो 3, 6, 10, 11 में, यस, और वहाँ पर भी मरकरी या जुपिटर जैसे प्लैनेट के साथ हो, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता है टू सर्व अदर, क्योंकि वो एज अ काउंसलर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ गाइड, मेंटोर काम करने के लिए रेडी हैं, अपना खुद का करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप उनसे कहें कि नहीं किसी और के अंडर करो तो उनको डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहते, वो ग्रोथ चाहते हैं, राइट। अब पहले तो हम यहाँ से चालू करेंगे, उसके बाद आते हैं अब D10 चार्ट पर। जी, D10 चार्ट की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? आप देखिए D10 का लग्न क्या है। जी, लगन में जो राशि आई वो आपके जन्म कुंडली के किस भाव को दर्शाती है। ओके, एक एग्जाम्पल के लिए मिथुन लगन की कुंडली लेते हैं D1 चार्ट में, ठीक है। और D10 में आप बताओ कोई चार्ट, कोई लगन बोलो। हम ले लेते हैं लियो लग्न की। ठीक है, लियो लग्न। तो मैं क्या कहूँगा कि तीसरे भाव, जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है, दशमांश वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्लियर है जो मैंने बोला? D10 चार्ट का लगन, क्योंकि आपने लियो बताया, तो मेरे मिथुन लगन के लिए वो तीसरे भाव को इंडिकेट बिल्कुल। करता है। ऑलरेडी मेरा लगन 3 नंबर का है, यानी कालपुरुष का तीसरा भाव, ऊपर से दशमांश का लगन भी मेरे सिंह राशि आई जो जन्म कुंडली का तीसरा भाव है। जी, ये इंडिकेट करता है कि ऐसे जातक या जातिका को कार्य क्षेत्र में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और पब्लिक डीलिंग में तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, एक, क्योंकि आपने थर्ड हाउस से स्टार्ट किया। अगर रंगोली जी वो छठे से आता या 8वें से आता या 12वें से आता, तो हम कहते हैं इनिशियल स्ट्रगल आपके करियर में नजर आता है। ओके, 6, 8, 12 जो आपकी जन्म कुंडली का है। मिथुन लगन को एग्जांपल लेते हैं तो 6, 8, 12 में राशि पड़ती है वृश्चिक, मकर, और अगर हम ऊपर चले जाएं तो टॉरस। तो आप कहें जी वहाँ टॉरस लग्न है, मकर लग्न है, या जो मैंने अभी तीसरा बोला वो है, तो हम कहेंगे भैया इसके करियर की शुरुआत में इसे हर्डल तो देखना पड़ेगा। ओके, तो शुरुआत ऐसे करनी चाहिए कि D10 का लग्न मेरी जन्म कुंडली के कौन से हाउस को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, एक दूसरा हम क्या देखेंगे कि मेरा जो जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड है, अगेन इसी मिथुन लगन को ही पकड़ते हैं। मिथुन लगन में 10th लॉर्ड बनता है जुपिटर, जी, पाइसेस का रूल। पाइसेस। हम ये देखेंगे कि वो जुपिटर मेरे D10 चार्ट में कमजोर तो नहीं हुआ। ओके, अच्छा, कमजोरी भी 2 तरीके से देखी जाती है, वैसे तो 2 से ज्यादा, लेकिन मैं 2 के बारे में बात करूंगा कि बुरे भाव में या बुरी राशि में, दोनों जगह हो सकता है ना। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि मेरा गुरु D10 में नीच भी हो सकता है, मेरा गुरु D10 में 8th हाउस में भी हो सकता है, तो प्रायोरिटी दीजिए कि किस राशि में वो गया है। आई रिपीट, मेरा जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड D10 चार्ट में किस साइन में है, हाँ, फ्रेंडली में है, एनिमिकल में है, किस तरह की राशि में है। जी, अगर वहाँ वो मित्र राशि का है तो ये अच्छे करियर को इंडिकेट करता है। ओके, ठीक है, और वहाँ अगर वो सपोज ऐसी राशि में है जहाँ डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच हो जाता है, या शत्रु राशि का हो जाता है, तो हम कहेंगे नहीं भाई, यहाँ पर आके इसने अपनी शुभता जो जन्म कुंडली में बड़ी अच्छा लग रहा था वो खो दी है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ करनी होती है, जन्म कुंडली में जिस राशि में आपका 10th लॉर्ड बैठा था, थोड़ी देर के लिए पाइसेस में बैठाते हैं कि कुंडली में 10th हाउस में जुपिटर पाइसेस का बैठा हुआ था। ठीक है, ठीक है, हम कहेंगे चलते हैं D10 देखें जरा गुरु का क्या हाल हुआ। वहां पर आप कोई राशि बताइए, कोई भी। हाँ, जुपिटर बैठा है धनु में। ओके, वाओ। तो आपने जो करा उसमें तो हम कहेंगे अरे दोनों जगह स्वराशि का हो रहा है, तो इस जातक या जातिका के करियर को लेकर हम बड़ा प्रॉमिसिंग करियर बताएंगे। हाँ, एक, अच्छा ये तो हुआ अपनी राशि के बैठने का फायदा, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी राशि हटा दें, नीच का बोल देते हैं, मकर में बैठा है। पहले इन्हीं दोनों को डिस्कस करते हैं, फिर नीच भी कर देंगे। आप जैसा कहो। अभी पहले हम ये देखते हैं कि मीन और धनु में कॉमन क्या है। मीन और धनु दोनों सौम्य राशि है, राइट। दोनों सौम्य राशि कहने का मतलब है नॉलेज को इंडिकेट करती है, जुपिटर के साइन है। तो अगर मेरा 10th लॉर्ड कोई भी होता, यहाँ पे तो गुरु ही है, लेकिन अगर गुरु ना भी होता, सपोज शनि होता, लेकिन जन्म कुंडली में मीन में और D10 में धनु में गया है, तो उसके लिए प्रोफेशन जुपिटर वाला ही वो ऑप्ट करता। जुपिटर वाला कहने का मतलब है जिसके अंदर ज्ञान देना हो, पांडित्य हो, क्या कहें, बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा हो, इस तरह के काम में लिप्त हो जाता। अब दूसरा केस लेते हैं, आपने कहा वहाँ गया 12 नंबर राशि में जन्म कुंडली में, और यहाँ गया मकर में। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि मकर और मीन में कॉमन पॉइंट क्या है, सैटर्न एंड जुपिटर। ओके फाइन,
सैटर्न एंड जुपिटर बोथ आर स्लो मूविंग प्लैनेट, तो यानी करियर में ग्रोथ स्लो होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने उन दोनों साइन के ट्रेट को पकड़ा, आपने कहा ये जुपिटर का, ये सैटर्न का, तो ये होगा। दूसरा, पाइसेस साइन में कोई ह्यूमन नहीं है, दो मछलियां बनी है। मकर राशि में भी कोई ह्यूमन नहीं है, मगर है, या पीछे बकरे का शरीर है ऐसा करके, आगे सॉरी फेस उसका बकरे का है, पीछे वो मकर या मगर को दिखाता है। अब इन दोनों राशि में क्योंकि ह्यूमन साइन नहीं है, तो इंडिविजुअल ऐसे काम नहीं करेगा जहां पर इंटरेक्शन हो, बात हो, ज्ञान हो, विवेक हो, नहीं। वो हार्ड कोर टेक्निकल, जैसे मशीनी ज्ञान हो गया, ये चीज़ कैसे चलाई जाती है, आप उसे बोलेंगे किसी से बात करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना कि वो किसी चीज़ वस्तु के से जुड़े के विशेषज्ञ बनने में उसको रुचि रहेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ह्यूमन साइन होने पर ये होता है कि आप इंटरेक्शन पसंद करते हैं, आप कन्विंस करना, सुनना, सुनाना, ये सब हो जाता है। लेकिन अगर उस तरह की राशि में जाए तो वहाँ पर ये चीज़ें कम हो जाती हैं जी। तो मैं रिपीट करूँगा, मैंने आपको बोला कि जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड D1 चार्ट, बर्थ चार्ट में कहाँ है और D10 चार्ट में कहाँ है, ये बड़ा दोनों को मिलाकर देखना होता है, उसके बेसिस पे बताया जाता है करियर कैसा रहेगा जी। तो सर इनके अलावा कोई और भी प्लैनेट देखने की ज़रूरत है 10th लॉर्ड के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल, सैटर्न को हम मिस नहीं कर सकते। जैसे नवांश कुंडली जब देखते हैं ना रंगोली जी, तो वीनस को नहीं मिस करना चाहिए क्योंकि वीनस कारक है रोमांस का। सिमिलरली शनि जो है वो कारक है प्रोफेशनल लाइफ का, तो सेम प्रिंसिपल आप शनि पर भी लगाएंगे तो उससे करियर के बारे में अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाता है जी। तो सर अब हम थोड़ा और मैग्नीफाई करके उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है जिन्हें लगता है कि वो बिजनेस के लिए बने हैं, तो अगर उन्हें अपने D10 से अपनी बिजनेस की प्लेसमेंट्स को समझना है तो वो कैसे जानेंगे? ओके, देखिए व्यापार जो हम करते हैं उसमें हमें पता है कि रिस्क लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डूबने के भी और ऊपर पहुंचने के भी जी। तो ऐसे केसेस में हम उन हाउसेस पे फोकस करते हैं जहां पर हम कहते हैं रिस्क के चांसेस या रिस्क लेने की एबिलिटी है। कुंडली में तीसरा घर, छठा घर, 10वां भाव, 11वां भाव, ये रिस्क को इंडिकेट करता है, ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली का 10th लॉर्ड यहाँ पर बैठा है 3, 6, 10, 11 में और बली बैठा है D10 चार्ट में, तो हम कहेंगे कि आपको बिजनेस के लिए जाना चाहिए। एक बात और भी समझिएगा रंगोली जी कि बिजनेस में क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन कभी बहुत ऊपर जाती है, हो सकता है कभी कभी लीन पैच आ जाए, नीचे भी चला जाए, जो जॉब में नहीं है। उस आधार पर 2nd और 11th हाउस, दूसरा और 11वां घर, वहाँ मल्टीपल प्लैनेट होना भी ये दिखाता है कि आप एक से ज़्यादा काम में लिप्त रहेंगे। जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ में चल रहा है, चलो भाई बिजनेस में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से बिजनेस भी कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर दोनों चीज़ें साथ साथ चल सके उसके योग भी बनते हैं। तो एक तो ये कि व्यापार के लिए इस तरह देखना चाहिए, अप्रोच ये रहनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और जोड़ दूं, बुध और शनि, बुध व्यापार का कारक है, शनि जॉब का कारक कहलाता है। अगर मेरा बुध ज़्यादा बली है तो मैं इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करूँगा, मैं किसी और के अंडर काम नहीं करूँगा। तो अगर मरकरी चार्ट में स्ट्रॉन्ग नज़र आता है तो हम कहते हैं कि आपको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। हाँ। ठीक है। और अगर सैटर्न ज़्यादा बली नज़र आता है तो हम कहते हैं जॉब की तरफ टिल्ट या सर्विंग अदर, दूसरों की सेवा, परमार्थ का काम, उसके लिए शनि पर चले जाते हैं। अब जब हम इसको, आपने अभी मुझसे बिजनेस का पूछा, साथ में जॉब का भी मैं बता दूं। जॉब में क्या होता है, पहली कंडीशन जन्म कुंडली में शनि का बली होना कंपेयर टू मरकरी, एक। दूसरा, जो भाव अभी मैंने उपचय भाव के नाम बोले 3, 6, 10, 11, 4, 8, 12, 4, 8, 12 में अगर शनि महाराज मौजूद हैं D10 चार्ट में, बली भी हैं, तो हम कहते हैं आप दूसरे के अंडर काम करके खुश रहेंगे, आपके लिए आसान है किसी दूसरे को सुनना। तो जब हम इन दोनों में डिफरेंस कर रहे होते हैं तो ये 2-3 बातों को ध्यान रखा जाता है। इसमें एक पॉइंट और भी है जो ज़रूर देखना चाहिए, 7वें भाव से लेके 12वां घर, ये घर ना रंगोली जी हमेशा जो हमारे सर के ऊपर अभी ज़ोडिएक नज़र आ रहा है ना, ये उसको इंडिकेट करता है। मान लीजिए आपके कुंडली में कोई ग्रह 10वें भाव में बैठा है, इसका ये अर्थ है कि जब आप पैदा हुए थे तो वो ग्रह आपके सर के ऊपर था। ठीक है, तो यानी ये जो पार्ट है, जो ऊपर वाला हाफ आप हेमिस्फेयर कह लीजिए, जो विजिबल होता है, वो होता है 7वें से लेके 12वें भाव के बीच। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में इन भावों में ज़्यादा ग्रह हैं तो हम कहते हैं आपके कर्म छुपे नहीं रहेंगे।
और कर्म नहीं छुपे रहेंगे का मतलब ये है कि आपके व्यवसाय करने के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ पर जॉब में क्या होता है कि आपका टीम एफर्ट होता है, आप पीछे कर रहे हैं और कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, आपका नाम कहीं आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर 7वें से 12वें के बीच में ज़्यादा ग्रह हैं तो हम कहते हैं आपकी वजह से, मतलब आपका खुद का नाम होगा, आपकी ब्रांडिंग बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है अगर कोई बिजनेस के लिए जाए, अगर 7वें से 12वें के बीच में ज़्यादा ग्रह हो। वहीं दूसरे से लेके 7वां भाव, इस तरह अगर हम गिने, उसको हम कहते हैं डार्क साइड, जो ज़मीन के नीचे है, पाताल का भाव कहलाता है। अगर किसी इंडिविजुअल के चार्ट में मल्टीपल प्लैनेट दूसरे भाव से लेके छठे भाव तक, 7वें भाव तक आते हैं, तो हम कहते हैं कि इसकी प्रतिभा उस तरह से नहीं खिल पाएगी या दिख पाएगी जिस तरह से उसकी दिखती जिसके इधर ग्रह थे। ओह, ओके। ठीक है। अब मान लीजिए कोई चोर है, डकैत है, उसके केस में तो हम कहेंगे भाई तेरे कुंडली में ग्रह दूसरे से छठे में होंगे तो फायदा है कि तू चोरी भी करेगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि तूने चुराया है। लेकिन अगर ये जो मैंने दूसरे भाव बताए 7वें से लेके 12वें भाव के बीच में, तो हम कहेंगे आप जो भी कर्म करेंगे वो लाइमलाइट में आ जाएंगे, लोगों के सामने दिख जाएगा कि भैया ये इसने किया है। तो बिजनेस के लिए एक ये कॉम्बिनेशन इधर प्लैनेट का होना भी बहुत फेवरेबल माना जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग टेक। मतलब ये तो आई एम श्योर कि मैंने भी ज़्यादा कभी नहीं सुना था और ऑडियंस ने भी नहीं सुना होगा, जब तक कि हम वो लेंस के थ्रू उस चीज़ को ना देखें। एब्सोल्युटली। तो सर, हमने जॉब का समझा, रूटीन वाली जॉब का समझा, और हमने बिजनेस का भी जाना, बट आई एम श्योर कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके करियर में थ्रू आउट देयर लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए हैं। कभी वो बिजनेस में थे, कभी उन्होंने एक फुल टाइम जॉब लिया। तो ये फ्लक्चुएशंस कैसे दिखते हैं कुंडली से, और स्पेशली D10 से कैसे पता लगेगा? ओके, देखो ऐसा करना है रंगोली जी, वक्री ग्रह का कॉन्सेप्ट सबको पता है, ठीक है। राहु केतु सदैव वक्री रहते हैं, ये भी पता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई रेट्रो प्लैनेट है और वो D10 में केंद्र में आ जाए, केंद्र मतलब 1 4 7 10 में आ जाए, जब भी उसकी दशा आएगी तो आपका स्टेबल करियर नहीं रहेगा। आपके करियर में उठापटक, उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे। आई रिपीट, अगर कोई ग्रह कुंडली में वक्री है, जन्म कुंडली में वक्री है, स्वाभाविक सी बात है, और D10 के अंदर वो केंद्र में आ जाए, 1 4 7 10 में आ जाए, तो हम कहते हैं कि इस ग्रह की दशा में, इस ग्रह के प्रभाव में आते ही आपके करियर में फ्लक्चुएशन का स्कोप बढ़ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जुड़ती है रंगोली जी की, एक दशा खत्म होकर जब दूसरी स्टार्ट होती है तो होता क्या है, 2 डिफरेंट दशा लॉर्ड हैं, पहले वाला कुछ और दे रहा था, दूसरे वाला कुछ और दे रहा है। जब ये ट्रांजिशन पीरियड आता है ना, एक दशा के ख़त्म होने और दूसरे के स्टार्ट होने का, इस दौरान भी बहुत ज़्यादा करियर में उठापटक की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो जब आपने जैसे सवाल पूछा कि किसके करियर में चेंजेस होते रहेंगे, तो मैं कहूँगा जिसके वक्री ग्रहों का प्रभाव हो, एक। दूसरा, साइन को भी 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, फिक्स्ड, डुअल और मूवेबल। अब हम जानते हैं मूवेबल साइन भी चेंजेस को इंडिकेट करते हैं। तो अगर कुंडली में मूवेबल साइन में प्लैनेट है D10 चार्ट में, तो भी हम कहते हैं कि यार ये आपको ऐसा कोई काम देंगे जिसमें या तो आप काम बदलते रहें या काम में प्रोजेक्ट बदलते रहें। मेरी बात समझ है कि या तो आपका काम बदलता रहेगा या आप ऐसे काम में होंगे जहाँ पर एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, आप दूसरा प्रोजेक्ट पे जाना है। जैसे रियल एस्टेट में होता है कि एक बिल्डिंग बनाई आपने, 3 साल उसको दिए, फिर अब दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, अब उस पर फोकस करना है। तो जो आपने पूछा, ये फ्लक्चुएशन रेट्रोग्रेड प्लैनेट और मूवेबल साइन से बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ओके। और सर, अगर D1 यानी लग्न में ही 10th हाउस में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा हो, तो इसका मतलब भी ये होगा क्या कि करियर स्लो मूव करेगा? करेक्ट। स्लो नहीं, एफर्ट, एडिशनल एफर्ट डिमांड कर रहे हैं। ओके। देखिए, आपने जो बात बोली इसको 2 तरह से समझते हैं, 10th लॉर्ड का रेट्रोग्रेड होना और 10th हाउस में रेट्रोग्रेड प्लैनेट होना। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके। अगर किसी की कुंडली में 10वें घर का मालिक वक्री है, तो वो क्या दिखाता है, अथक प्रयासों से ये व्यक्ति जीवन में डेफिनेटली सफलता पाएगा। ठीक है। अगर दशमाधिपति किसी भी भाव में बैठा है और वक्रत्व हासिल कर लेता है, तो हम कहते हैं आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल, शुरुआत में बड़ा एफर्ट लगेगा लेकिन उसके बाद ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर दशम भाव में रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा है, तो जो दूसरी लाइन आपने बोली कि चेंज को इंडिकेट करता है, स्विच को इंडिकेट करता है, ये उसको इंडिकेट करेगा। ओके। सर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में अपना हाथ डालते हैं, कुछ फ्रूटफुल नहीं होता। जो किसी जॉब में जाना चाहते हैं, वहाँ भी मैनेजर से लड़ाई होगी, वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, 3 महीने में जॉब छोड़ दी। तो ना ही तो वो एक जॉब में सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, खुद को स्टेबल कर पा रहे हैं, ना ही किसी बिजनेस में।
तो क्या ऐसी भी कोई प्लेसमेंट्स दिखती हैं D10 में या लग्न के 10वें भाव में जो ये इंडिकेट करती हैं कि ये इंसान किसी प्रकार की जॉब के लिए नहीं बना है? देखिए, अकर्मण्यता ये जो लाइन है कि आप कर्म करना एक तो चाहते नहीं, और अगर आप करते भी हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ये कॉम्बिनेशन कब बनते हैं? पहली चीज़ ये कि जब कभी भी रंगोली जी लगन लॉर्ड 10th हाउस से कनेक्ट करेगा, ठीक है, तो हम कहते हैं जातक के जीवन का एक उद्देश्य करियर है, करियर को अच्छा करना है, करियर में लगना है, करियर को बेटर करना है। लेकिन अगर लग्नाधिपति लगन लॉर्ड दशम भाव से कनेक्ट ना करे मतलब उससे 6 8 12 में बैठ जाए, दशम भाव को ना देखे, 10वें के मालिक को ना देखे, तो उसकी लाइफ में करियर सेकेंडरी हो जाता है कि अगर होगा तो ठीक, नहीं है तो भी चल रहा है। विशेषकर महिलाओं की कुंडली में, क्योंकि देखिए ये ऑप्शन हर एक के पास नहीं होती है। जो हमारा पुरुष प्रधान समाज रहा है, अब तो खैर दोनों इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पहले के समय में पुरुषों को तो प्रयास करना ही पड़ेगा, आप घर पे नहीं बैठ सकते हो। लेकिन जिन महिलाओं की कुंडली हमने देखी जो होम मेकर थी, उनमें लग्नेश का दशम भाव दशमेश से कोई कनेक्शन ना होना इंडिकेट करता है कि इसको करियर, इसकी लाइफ का बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं है, मिल जाए अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, सैटर्न केतु कंजंक्शन और 10th लॉर्ड और केतु का कनेक्शन, इसको भी हम कहते हैं करियर में ब्रेक और गैप को इंडिकेट करता है। ये एक दूसरी चीज़ हो गई। तो आपने जो बोला कि क्या कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिसको बिना कमाए भी मिल जाता है या जिसको मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि पैटर्नल प्रॉपर्टी बहुत मिल गई है, बैठे हुए हैं अपना, जनरेशनल वेल्थ आ गई है, करने की भी ज़रूरत भी नहीं होती कुछ लोगों को कि वो जाके जॉब करें। राइट। वो कब होता है? जब वीनस जैसे प्लैनेट का आपके लगन से संबंध हो जाए, ठीक है, तो आपको मिल रहा है, आपको, आप नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा, तो उसमें ना वो अकर्मण्यता वाला भाव जो है वो बढ़ जाता है। जो आपका सवाल है उसके लिए जवाब यही रहेगा कि लग्नेश का इनसे कनेक्शन ना होना, नेगेटिव कनेक्शन होना, और D10 में भी हम यही देखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया था कि हम D10 को शुरुआत ऐसे करते हैं कि वहाँ पर जो लगन है मेरी कुंडली का कौन सा भाव है जी, राइट। तो अगर वहाँ 8th हाउस से स्टार्ट हो रहा है तो भी हम कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी दाल गलेगी नहीं, प्रॉब्लम रहेगी। तो इसको ऐसे देखते हैं। जी सर, तो हमने बिजनेस की बात की, हमने जॉब की बात की, हमने जनरेशनल वेल्थ की भी बात की। अब आई एम श्योर कि बहुत से लोगों का ये डाउट डेफिनेटली होगा कि जब हम डिविजनल चार्ट्स की बात करते हैं, वर्क चार्ट की, तो उनमें टाइम, एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ की बहुत अहमियत है, क्योंकि बहुत इजीली, बहुत क्विकली वो चार्ट्स चेंज हो जाते हैं। अदरवाइज जैसे लग्न में तो एटलीस्ट 2 घंटे में काम हो जाता है, कुंडली सेम रहती है, बट व्हेन इट कम्स टू D10, D7, D9 हमें एग्जैक्ट टाइम बर्थ का पता होना चाहिए। बट बहुत से लोगों को अपना एग्जैक्ट बर्थ टाइम ही नहीं पता होता, तो वो कैसे अपना D10, D7 कैसे देखेंगे, यूज़ कैसे करें? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, और आपने बड़ा जेन्युइन और मतलब क्या कहूँ, लोगों की दुखती रग पे हाथ रखा है। तो मैं बताऊँ ये मेरे पास भी कैसे जाते हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए कि 12 मिनट में दशमांश बदलता है ऑन एन एवरेज। 4 मिनट की 1 डिग्री होती है, 3 डिग्री मतलब 12 मिनट। अब 12 मिनट का भी अगर आप में फ़र्क हो गया तो आपका D10 आपका वो नहीं रहेगा, लगन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप, मैंने जो अभी आपके साथ डिस्कस किया उसमें मैंने ना साइन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, भाव पर कम। आपको याद होगा मैंने जब गुरु वाला एग्जाम्पल हम ले रहे थे मिथुन में, मैंने कहा ये देखिए कि आपका 10th लॉर्ड वहाँ किस साइन में गया है। तो रंगोली देखिए, राशि नहीं बदलेगी ग्रह की, इवन अगर D10 का लगन भी बदल जाए तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि बच्चे आप ना D10 के अंदर लगन पर फोकस ना करें, वहाँ साइन पर इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि साइन गलत नहीं होंगे। मेरी बात आप समझें, जुपिटर को 3 डिग्री क्रॉस करने में महीनों लग जाता है, ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो 1 महीने तक तो आपका गुरु नहीं बदलने वाला उस D10 वाले साइन से। तो अगर हम साइन पर फोकस करके फलित करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, और कुंडली मतलब रिजल्ट भी देने लगती है। जब तक आपका D10 का लग्न करेक्ट नहीं है, या क्लाइंट आके खुद ना बोले कि यस आई नो कि मेरा बर्थ टाइम यही है, तब तक आपको लग्न पे बहुत फोकस नहीं करना है, वरना फलित आपके बहुत गलत होंगे। आपको लगेगा ये इधर भी हो सकता था, ये यहाँ बैठा है। पहले क्या होता था रंगोली, कभी ऐसे चार्ट नहीं आए, लेकिन अब आते हैं। लोग आके चार्ट देखकर बोलते हैं सर मेरा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पहले ये होता था कि सर मैं सुबह के समय हुआ हूँ, मुझे रफ आइडिया दे दो कि क्या लग्न होगा। आजकल जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आती है वो आती है कि सर मेरा D10 का लगन करेक्ट करके दे दो। या बिल्कुल D60 मुझे मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देखनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो वहाँ पर ना हम ये करते हैं, वैसे मैं आपको बताऊँ आसान इसका तरीका ये है कि जो आपकी लाइफ में कुछ इवेंट्स हुई हैं, सपोज अब हाँ। आपकी एज का कोई अगर नेटिव मेरे पास आता है तो मैं बोलता हूँ 3 से 4 इवेंट जो आपकी लाइफ की इंपॉर्टेंट हो, स्पेशली जैसे फर्स्ट जॉब है आपकी, ठीक है, या कोई प्रमोशन है या कोई रिकग्निशन है, अगर आप मुझे उसकी डेट दे दें और आप मुझे एक विंडो दे दें कि भाई आधे घंटे का 1 घंटे के अंदर मेरा है, तो बहुत आसान हो जाता है उन इवेंट के माध्यम से आपका D10 करेक्शन करना। ओके, ठीक है, तो वो एक आसान तरीका रहता है। बिल्कुल। तो सर हमने इतना कुछ डिस्कस किया, क्या मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स छोड़े कि हम D10 से वो भी देख सकते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम करते हैं जब हम D10 को देखते हैं बट उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं? ओके, फाइन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपके स्पीकिंग ट्री से चालू करते हैं। हम जानते हैं कि एक अच्छा खासा बड़ा ब्रांड है। यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जो क्लीनिंग में, स्वीपिंग में हेल्प करते हों। अगर बाहर जाएं, कोई पूछे कहाँ काम करते हैं तो बोलेंगे हम स्पीकिंग टीम में काम करते हैं, लेकिन उनकी डेजिग्नेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि और लोगों की है। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप एक छोटी सी दुकान किसी गांव के अंदर चला रहे हो और वहाँ पर गांव का दुकान का पूरा कंट्रोल आपके पास है, लेकिन आपकी ब्रांड वैल्यू वो नहीं है। मेरी बात अगर आप समझे, किसी एक बड़ी कंपनी में छोटा काम करना और एक छोटे काम में मालिक होना, ये फर्क अगर आपको देखना हो तो उसमें D10 हेल्प करता है। D10 का लग्न ये बताता है रंगोली कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या स्टेटस होगी, मतलब आप कितने वहाँ पर आपकी चलती है, कितना आपका इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर D10 का लग्न बली है तो हम कहेंगे आप जिस भी काम में है वहाँ पर आप राजा हैं या अपने हिसाब से काम करते हैं जी। वहीं जो D10 का 10th हाउस है वो इंडिकेट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटस जहां आप काम करते हैं। एक मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। उनकी कुंडली में क्या कि D10 का 10th हाउस बड़ा स्ट्रांग और लगन थोड़ा वीक। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की MTNL से, फिर वो गए टाटा डोकोमो में, उसके बाद वो गए एक्सेंचर में, उसके बाद वो गए RBS में, ऐसे करके मतलब रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में। सारी जो उसने कंपनीज ज्वाइन की उनको मार्केट में लोग जानते थे। MTNL हो, टाटा हो, उसके बाद जो मैंने बोला, तो ये ब्रांड है, बड़े ब्रांड है, लेकिन उसकी पोजीशन वहाँ पर उतनी बड़ी नहीं होती थी। मतलब ठीक है, वो काम कर रहा है, कंपनी में लगा हुआ है, लेकिन वो वैसा रहता था। एक उसका उल्टा जो मैंने देखा, एक चावड़ी बाजार में एक छोटी सी दुकान, लेकिन चावड़ी बाजार में दुकान होना ही बड़ी बात है, बट दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक छोटी सी दुकान में एक दुकानदार है, वहीं से वो अपना काम चलाता है, सब करता है। उसकी कुंडली में लगन D10 का लग्न बली है, लेकिन 10th हाउस इतना स्ट्रांग नहीं है। तो दुकान जाएंगे तो 4x6 की दुकान आप देखेंगे, इतनी सी दुकान है, लेकिन वो वहाँ का राजा है। तो D10 बड़ी हेल्प करता है हमें ये बताने में कि आपकी चलेगी या आपकी कंपनी बड़ी रहेगी। तो अगर हम इस तरह से देखें ना रंगोली जी, तो D10 का लग्न आपकी स्टेटस को इंडिकेट कर रहा है और D10 का 10th हाउस जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं उसके स्टेटस को करता है, रिवील करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों हाउसेस जब हम किसी के करियर के बारे में कुछ एनालिसिस या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सर, और आज हमने उसी D10 को बहुत ही डिटेल में और नुआंसेस के थ्रू समझा, जो कि हमारा इंटेंशन था इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में ही, कि हम लग्न का 10th हाउस तो देखते हैं बट D10 भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जब आप अपना करियर डिसाइड करना चाहते हैं कि आप बिजनेस के लिए बने हैं, आप एक जॉब के लिए बने हैं, या फिर आप जनरेशनल वेल्थ के लिए बने हैं। तो आज हमने उसी पर चर्चा की। आप मुझे ये बताइए कि आपके 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, आपका करियर कैसा रहा है, क्या वो फ्लक्चुएट हुआ है, क्या आपने कभी बिजनेस किया है या जॉब की है, और आप क्या प्रेफर करते हैं अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। आपकी कुंडली आपके करियर और आपके कर्म के बारे में क्या कहती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।